नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को सीधे छात्रवृत्ति प्रदान की। इस वर्ष कुल 3,96,602 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा इस पर कुल 89.96 करोड़ रुपए की धनराशि का हस्तांतरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना बच्चों के शिक्षा में प्रोत्साहन और उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को छात्रवृत्ति दी और लगभग 4 लाख छात्रों को आर्थिक लाभ इसके जरिए सीधे तौर पर मिलता हुआ अब नजर आएगा। यह तो एक शुरुआत मात्र है, एक शुरुआत मात्र है। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी है, और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। आप याद करिए 2017 के पहले, जिसके बारे में असीम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, दानिश आजाद जी और संजीव गौड़ जी कह रहे थे, क्या होता था जब कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति वितरण करता था तो छात्र के पास छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती थी, मनमाना होता था। जो छात्रवृत्ति सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होनी चाहिए और छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक पहुंच पाती थी, और उसमें भी भेदभाव होता था। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों की छात्रवृत्ति ही नहीं मिल दी गई। जब 17 में हमारी सरकार आई तो मैंने एक साथ 17-18 की भी और 18-19 की भी छात्रवृत्ति, 16-17 की भी और 17-18 की भी छात्रवृत्ति एक साथ प्रदेश भर के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई थी, जिससे वे सभी बच्चे जो इसके हकदार थे उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी शिक्षा की एक बड़ी भूमिका है, और दुनिया के अंदर जहां भी वंचित तबका है, जहां भी व्यवस्था से उपेक्षित तबका है, अगर उन्हें विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है शिक्षा। और शिक्षा में उन वंचितों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था के साथ जोड़ करके उत्तम और बेहतरीन शिक्षा के माध्यम से उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना, उनकी प्रतिभा का लाभ विकास की योजनाओं में लेना, ये दुनिया के अंदर भी है, और पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत के अंदर भी देखा है। यह छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से, यानी सीधे उस छात्र के अकाउंट में पैसा जा रहा है। छात्रवृत्ति के लिए अब उससे समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी। एक छात्रवृत्ति एक क्लिक किया, उसके पास पहुंच गई। ऐसे ही 17 में, वर्ष 17 से 2025 तक अब तक 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं, और इसमें हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, आज तो 9 से 12वीं तक के 4 लाख छात्र छात्राओं को आज इसका लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को, प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करने में सहायक हो सकता है। और यही 2047 यह देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। शताब्दी संकल्प का जो अभियान है हमारा कैसे होना चाहिए, इस शताब्दी संकल्प के साथ 2047 के साथ हम सब जुड़ सकें, उस संकल्प के लिए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की, मुझे उसके बारे में बताना है। खासतौर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा
अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को और सामान्य छात्रों को जो कक्षा 9 से 12वीं तक के आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जिन 4 लाख छात्रों की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं पहले चरण में, खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनडीए पिछले 20 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जनता के गहरे विश्वास को बताया और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि महिलाएं, पिछड़े वर्ग, वंचित सभी बीजेपी और एनडीए के साथ खड़े हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए आगामी चुनाव में फिर से जीत हासिल करेगा। देखिए, एनडीए पिछले 20 साल में बिहार में सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल नेतृत्व और यहाँ की लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व, दोनों की ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता हमने सेवा किया है। महिलाओं ने, युवकों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी फिर एक बार उनके नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे। आगे बढ़ेंगे। एटा की सियासत में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां पर अलीगंज में 3 बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को जमानत मिल गई है। ये खबर सपा खेमे में जबरदस्त उत्साह का माहौल पैदा कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बेहद तेज हैं और कहा जा रहा है कि ये फैसला आने वाले समय में एटा जिले की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। बताया गया है कि पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को 9 जून 2022 को आगरा से गिरफ्तार किया गया था, जबकि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को 9 मार्च 2023 को एटा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऐसे में दोनों को ही जमानत मिल गई है। सीतापुर के महिला सशक्तिकरण अभियान के 5वें चरण के तहत एडीजी जोन सुजीत पांडे सिधौली कोतवाली पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों को सुरक्षा और सहायता के लिए सतत तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्थानीय महिलाओं से संवाद कर पर्चे बांटे और जागरूकता फैलाने का संदेश भी यहां पर दिया गया। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस द्वारा कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद मामले में राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन का रूप अब लेता हुआ ये पूरा मामला नजर आ रहा है। ऐसे में कानपुर पुलिस प्रशासन ने जुम्मे की नमाज को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर मोर्चा संभाल लिया है। सेंसिटिव इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। लोगों से भीड़ न जुटाने की अपील की गई है ताकि शांति बनी रहे। और इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडीसीपी एसके सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन जुम्मे की नमाज के दौरान पूरी सतर्कता बरत रहा है। फ्राइडे के दिन हम लोग की नॉर्मली सतर्कता ज़्यादा रहती है। इस दिन पूर्व में हम लोग के कुछ घटनाएं हुई थी जिसका फोकल पॉइंट ये जगह है और एक जनरल अलर्टनेस है। कुछ एपिसोड्स गत दिनों में हुए हैं, जिसको लेके कि हम लोग ने आज आउटरीच प्रोग्राम भी किया है। जो बड़े हमारे मौलाना लोग हैं, मुफ्ती लोग हैं, उनसे बात करके हम लोगों ने पीस की अपील भी जारी कराई थी। वो एक एपिसोड हुआ था थाना रावतपुर में, उसको लेकर के। तो जनरल अलर्टनेस है। हम लोग सभी ऑफिसर्स आज लोगों के राउंड लगा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और नॉर्मली हम लोग ये फ्राइडे के दिन हर बार करते हैं जनरल अलर्टनेस, और जिसमें कि फोर्स तैनात रहती है। आज ऑफिस भी बंद रहते हैं, उसी के तहत हम लोग ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। खबर एटा से है, जहां जुमे की नमाज से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए। फ्लैग मार्च में एसपी राजकुमार सिंह, सीओ संजय सिंह और सीओ कृतिका सिंह सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कोतवाली नगर सहित तीनों थानों का पुलिस बल इस दौरान इस अभियान में शामिल रहा। पुलिस बल ने शहर के हर संवेदनशील स्थल पर
भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया है और इसी के साथ साथ सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लोगों को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश भी दिया है। पुलिस प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि जुमे की नमाज के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। यहाँ देखिए, इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व जो है चल रहा है और बड़े धूमधाम से जो है शहर में मनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आज जो है जुमे की नमाज भी है नमाज, और सामान्य तौर पे जो है इन त्योहारों की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग जो है हर थाना क्षेत्र में और खास आबादी और जहाँ पर जो है दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं एवं मंदिर मस्जिद हर जगह पर जो है फ्लैग मार्च जो है विभिन्न थानों द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में आज हम लोग सभी अधिकारी और कोतवाली नगर कोतवाली देहात की पूरी फोर्स जो है आज जो है एटा नगर, पूरा पटियाली, कैलाश टेम्पल और जहाँ जहाँ जो है दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं। बढ़ेंगे आगे। एटा पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस दौरान उन्होंने परेड में शामिल पुलिसकर्मियों के टर्नआउट, वर्दी की साफ सफाई और जनता के व्यवहार को लेकर कड़े निर्देश भी दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि पुलिसकर्मी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट रहें, इसके लिए नियमित व्यायाम और अनुशासित दिनचर्या जरूरी है। इसी क्रम में सभी पुलिसकर्मियों और रिक्रूट आरक्षियों को दौड़ लगवाई गई और उनकी फिटनेस की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने वाहनों की लाइट, हूटर, पीए सिस्टम और दंगा नियंत्रण उपकरणों की गहन जांच की और रिस्पांस टाइम को बेहतर बनाए रखने की यहां पर हिदायत भी दी है। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली और पुलिसकर्मियों की फिटनेस और अनुशासन की जांच की। उन्होंने रिक्रूट आरक्षियों की परेड और प्रशिक्षण की समीक्षा भी की। यूपी 112 पीआरवी वाहनों, कैंटीन, बैरक, भोजनालय, शास्त्रागार और आवासीय परिसर का निरीक्षण इस दौरान किया गया। साफ सफाई और मानक व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले के नहरबालगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में बैंक कर्मियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए में के फर्जी लोन का यहां पर मामला उजागर हुआ है। कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई इस जांच में बैंक मैनेजर पीएसपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के समरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि तत्कालीन शाखा प्रबंधन महेश त्रिपाठी ने अपने सहभागियों और कंपनी के साथ मिलकर 46 फर्जी लोन खातों और 40 मुद्रा लोन खातों के माध्यम से कुल 12 करोड़ 3 लाख 37 हजार रुपए का गबन किया। ये राशि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और नकद के जरिए पीएसपी कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश कर कई अन्य सहभागियों की भूमिका की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली नगर में पंजाब नेशनल बैंक के नहरबालागंज ब्रांच में एक फ्रॉड हुआ था। उस फ्रॉड के संबंध में सर्कल ऑफिस पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा थाना पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उस मुकदमे में बताया गया कि उनके 31 ओडी अकाउंट से फ्रॉड हुआ है, जिसमें कि बैंक के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं और उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो बेनिफिशियरी हैं उनके विरुद्ध, बैंक कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस इसकी गहनता से जांच प्रारंभ की और जांच करते हुए हमने ये पाया कि ये फ्रॉड सिर्फ ओडी अकाउंट का ही फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड मुद्रा अकाउंट का भी फ्रॉड है और जो फ्रॉड का कुल अमाउंट है वो 12 करोड़ 3 लाख 37 हज़ार रुपये का है। इसमें 40 ऐसे मुद्रा अकाउंट में फ्रॉड होने की बात प्रकाश में आई है जो कि फर्जी तरीके से खुलवाए गए और उसके पैसे का बेनिफिशियरी एक स्पेशल फर्म था जो कि बैंक कर्मचारियों के रहमों पर था, पीएसपी कंस्ट्रक्शन, उसमें पैसे गए थे।
लखीमपुर खीरी में आगामी त्योहारों दशहरा, वाल्मीकि जयंती और दीपावली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक विवेक तिवारी और थानाध्यक्ष खीरी निराला तिवारी ने भारी पुलिस बल के साथ कस्बा खीरी में फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च विशेष रूप से मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया। त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह या सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए पुलिस फोर्स पूरी सतर्कता के साथ तैनात की गई है। बहराइच के पयागपुर तहसील के पट्टीहार चौराहे के पास अवैध मदरसे पर एसडीएम अश्विनी पांडे ने पुलिस के साथ छापेमारी की। जांच में 40 लड़कियां बाथरूम में छिपी मिली है। मदरसा संचालक के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मदरसा बंद करने और लड़कियों को परिजनों को सौंपने के निर्देश दे दिए हैं। फंडिंग स्रोत की भी जांच फिलहाल की जा रही है। ये पहलवारा क्षेत्र में पिछले काफ़ी दिनों से अवैध मदरसा संचालन की सूचना आ रही थी, जिसमें कल शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे के करीब राजस्व टीम के साथ जो नायब तहसीलदार संबंधी हल्का लेखपाल थे, उनके साथ मौके पर जांच करी गई है। काफ़ी बड़ी मकान बना पाया गया, 3 मंजिल का मकान है, जिसमें उसके 3rd फ्लोर पे जांच करी गई। उसमें बाथरूम में जब खुलवाया गया तो 40 नाबालिग लड़कियाँ जो करीब 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच की हैं, वो उसमें बरामद हुई हैं और तत्काल संबंधित पुलिस को, महिला पुलिस बुला के उसको प्रबंधक को सुपुर्द कर दिया गया है। इसकी सूचना जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को दे दी गई है और तथा सभी विस्तृत कार्रवाई को जब माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्राचार किया गया, जिसमें अग्रिम आदेश होगा कार्रवाई कराई जाएगी। सर, जो लड़कियां मिली हैं, लड़कियां क्या इसी जनपद की बाहर जाकर हैं? पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है। पुलिस इसमें जांच में जो भी है रिपोर्ट सामने आ जाएगी। पयागपुर में मदरसा जामिया वाजिया पोषण पोषणवरा नाम का एक मदरसा संचालित था, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की श्रेणी में आता है। वहाँ पे कल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वहाँ जांच की गई, तो जांच में वहाँ उनके द्वारा कुछ तथ्य प्रकाश में आए। उसके क्रम में जब मुझे निर्देश मिले तो मैं जब वहाँ मौके पर गया, मैंने वहाँ जांच की, पता चला कि 40 बच्चियाँ हैं वो वहाँ रजिस्टर्ड हैं और वो वहाँ पर रह के वहाँ पढ़ाई करती हैं। वहाँ की जो शिक्षिका है तकसीम फातिमा, उन्होंने इसके संबंध में ये अवगत कराया। हमारे यहाँ मदरसा चलता है, यहाँ बच्चियाँ रहती हैं और 8 कमरे वहाँ बने हुए हैं, उन कमरों में रह के बच्चियाँ पढ़ती हैं। बरेली के सरेनी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में किताबें और स्कूल का अन्य सामान कबाड़ी को बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बीएसए राहुल सिंह ने बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शिक्षिका को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और इसके साथ ही विभागीय जांच और आवश्यक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बढ़ेंगे आगे, खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई। थाना शिकोहाबाद पुलिस की मिशन शक्ति टीम ने वांछित गैंगस्टर वारिस को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में गैंगस्टर वारिस के पैर में गोली लगी और उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी ग्रामीण ने पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होगी। सुबह 5 बजे थाना शिकोहाबाद पुलिस को पता चला कि दिक्तोली की तरफ से 2 अभियुक्त यहाँ घूम रहे हैं, जो कि किसी घटना करने के फिराक में है। बालाजी मंदिर के पास जो दिक्तोली से जो हाईवे की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पुलिस चेकिंग कर रही थी। देखते ही उनको इशारा किया गया। उन्होंने ये कहते हुए कि पुलिस है, एक अभियुक्त ने फायर कर दिया, जिसमें कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। जिसके पैर में गोली लगी उस अभियुक्त का नाम वारिस है। उसके कब्जे से 2 कारतूस, एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल जो बरामद हुई है। अभियुक्त को शिकोहाबाद पुलिस के द्वारा और मौके पे एसएचओ
और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ में हत्या का आरोपी संजय घायल हो गया। मौके से उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया है। कार्रवाई एसपी सिटी प्रीति सिंह के नेतृत्व में हुई है। थाना सिपरी बाजार के अंतर्गत गांव भोजला में दिनांक 8/9/2025 को एक अरविंद यादव नाम के व्यक्ति की कुछ व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्समय उस प्रकरण में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज उसी प्रकरण में थाना सिपरी बाजार पुलिस को किसी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि अभियोग से संबंधित एक नामजद अभियुक्त तथा उसके 2 साथी लकारा पुलिया पर मौजूद हैं। इस सूचना पर स्वाट तथा सिपरी बाजार पुलिस मौके पर पहुंचे तो 3 व्यक्ति जो वहां मौजूद थे पुलिस को देखकर दूर से ही भागने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग जान से मारने की नीयत से की गई फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और 2 अन्य व्यक्तियों को आवश्यक मिनिमम बल का प्रयोग करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। नाम पूछने पर जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी उस व्यक्ति ने अपना नाम संजय बताया। संजय इस अभियोग में नामजद अभियुक्त है तथा उसके 2 अन्य साथी जो मौके से गिरफ्तार किए गए। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।